नमस्कार। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं असम और राजस्थान की पेंटिंग्स और फाइन आर्ट्स के बारे में। अगर हम देखें तो राजस्थान से लेकर असम तक पेंटिंग्स की हो, फाइन आर्ट की हो, चित्ती भित्र हो, और लगातार इस पर उनकी शैलियों में बदलाव भी आया है और कुछ शैलियों ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। अगर हम असम की बात करें तो असम में भी पेंटिंग्स का इतिहास काफ़ी पुराना है। जो विवरण मिलते हैं कि कामरूप के राजा भास्कर बर्मन ने हर्षवर्धन जो मगध के राजा थे उनको पेंटिंग का उपहार दिया था। श्रीमंत शंकरदेव के काल में भी और सत्र की एक अपनी परंपरा और अपनी पेंटिंग की परंपरा रही, और अभी आधुनिक काल में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पेंटिंग्स में लगातार कई बदलाव भी आए और कई स्कूल वहाँ पर बने। स्कूल में कहने का मतलब ये है कि पेंटिंग की वो विशेष शैली, जब मुगलों का प्रभाव आया या फिर जब गुजरात के लोग राजस्थान की तरफ आए तो वो भी अपनी एक शैली लेकर आए। अब वहाँ जो बालू के रंग, चांदी के रंग, सोने के रंग, इसका भी प्रभाव देखा जाता है। या यह प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस क्षेत्र का कैसा परिवेश है, तो रंगों पर उसका भी प्रभाव रहता है। और यहाँ पर जैसे असम की बात करें या पूर्वोत्तर की भी बात करें तो उसमें यहाँ जो उपलब्ध पौधे के रंग, पत्तों के रंग, इसका भी उपयोग किया गया। उसी तरह राजस्थान में जो वहाँ की परंपरागत जो चीज़ें उपलब्ध थी उनका भी रंग में इस्तेमाल किया गया। और यही भारत की विविधता में एकता है। असम और राजस्थान के भी पेंटिंग्स में कई समानताएं भी हैं, और आज हम इसी पर विशेष रूप से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करके लाए हैं दो विशिष्ट मेहमान। हमारे साथ हैं अदिति चक्रवर्ती, असम में पेंटिंग में एक जाना पहचाना नाम, 400 से ज़्यादा आपकी चित्र प्रदर्शनी देश विदेश में लग चुकी है। और हमारे साथ हैं अंशु सारडा, स्तंभकार हैं, चित्रकार हैं, और इनकी भी कई पेंटिंग विदेश की कई प्रदर्शनियों में शामिल की गई हैं। तो हम आज की चर्चा की शुरुआत अदिति चक्रवर्ती के साथ शुरू करना चाहते हैं कि आप पहले तो हमको ये बताइए, हमारे दर्शकों को, कि असम में पेंटिंग या फाइन आर्ट कहें तो उसमें क्या उसकी विशेषता है, क्या महत्व है और कैसे उसकी प्रगति हुई? धन्यवाद। मैं पहले ये बोलना चाहूँगी कि आपने जो बताया भास्कर बर्मन की बात, वो तो हमको मिलते ही है जी। और फिर जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई जी। उस समय शंकरदेव, श्री श्री शंकरदेव महापुरुष, जो हम मानते हैं कि आसाम का जो जाति गठन है उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो उन्होंने पहले सिन्हा यात्रा जी, जो पेंटिंग, जो अभी हम लोग बोलते हैं कि मल्टीमीडिया, वो जी। उसी टाइम में ही वो मल्टीमीडिया से जो पेंटिंग बना के एक नाटक को लोगों के सामने लाना, वो तभी उन्होंने किया था। फिर वृंदावनी वस्त्र, जो हम बोलते हैं कि एक वीविंग, हाँ, लेकिन हम मानते हैं कि ये एक आर्ट वर्क भी है। अभी जो वो लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम ने उनको ये किया है और रखा गया है। जी। और अभी हम देखेंगे कि ये जो शुरुआत हुई थी भक्ति आंदोलन की, एक पार्ट था ये जी। तो उसी तरह राजस्थान में भी राजपूत जो कला है जी, उनका भी, और एक हम इसमें सिमिलरिटीज तो बहुत है, लेकिन अगर हम साइज के तरफ देखें जी, तो उसका रेक्टेंगुलर साइज था और यहाँ जो था वो हॉरिजॉन्टल और प्राकृतिक रंग का प्रयोग दोनों में हुआ है। और जो रामायण, पुराण, महाभारत, ऐसे धर्मीय जो ये था, विषय था जी, उनको लेके चित्र बनाया गया था। और यहाँ का जो चित्र बनाते थे वो आर्टिस्ट को खनिकर बोला करते थे, खनिकर। अच्छा। और ये पैटर्न पृष्ठपोषक जो करते थे जी,
संरक्षक जो संरक्षण जो होता था। तो और फिर बाकी जो रूलर आए थे बाद में, और समय समय में इनका जो ये है प्रभाव जो है जी। और उनका जो शैली है उसका भी ये चेंजेस देखा गया है बाद में। तो ऐसे 4 स्कूल हमको मिलता है। एक हॉत्रिया होली जो उसमें जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे थे उस टाइम, वहाँ नाम हमको नहीं मिलता है, कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन राजपूत जो है, राजपूत शैली में जो अलग अलग जगह में उनका हुआ था, तो सबका नाम है। तो एक हम इसको ले सकते हैं, मतलब ये बात को ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि यहाँ के सत्रों में जो कलाकृतियां तैयार की गई, जो बनाए गए, उसमें आर्टिस्ट का नाम नहीं मिलता है। लेकिन जब राजपूताना शैली की हम बात करते हैं तो उसमें जो कलाकार थे उनके नाम मिलते हैं और ये पता चलता है कि किन्होंने किया। और फिर उसके मैक्सिमम काम जो था वो बहुत बारीकी से किया गया था। अच्छा। और साथ में कैलीग्राफी जो है दोनों में दिखा जाता है। और ये आसामीज, पुराना जो आसामीज है लैंग्वेज, तो उससे वो अभी जो खत्रों में जो लोग हैं, अभी भी मोनेस्ट्री है, अभी भी खत्रिया कोयली, वो तो तब से अभी तक डांस का जो है अभी तक, लेकिन आर्ट में क्या हुआ था, बीच में वो रुक गया था। उसमें अलग अलग बौद्ध प्रभाव भी पड़े, अहोम और टाई, ये फिर डोरोंगी कोयली, ये सब स्कूल में इसको डिवाइड किया गया है। और फिर हम देखेंगे तो उसको खाली हम यही नहीं बोलेंगे कि खाली धर्मीय ही विषय थे। तो राजा का जो ये है, मतलब ख्याति के लिए, उसके लिए भी पेंटिंग बनाते थे कि एक राजा के कामकाज का प्रचार के लिए। और फिर जैसे हमको मिलता है हस्ती विद्यार्णव, और फिर घोड़ा निदान, और फिर एक मछली जो है उसके ऊपर भी एक मिलता है। तो ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट उसमें देखा जाता था। और जो हेंगुल हाइटल, ये हम बोलते ही है हेंगुल हाइटल, ये बहुत, अगर प्राकृतिक कलर से अगर ये करेंगे तो उसमें बहुत खर्चा भी होते हैं। और उसके ऊपर डॉक्टर नोरेन कोलिटा सर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर। अगर किसी को जानना है आसामीज़ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग के ऊपर, तो डॉक्टर नोरेन कोलिटा का जो आसामीज़ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है वो उनका ये ले सकते हैं जानने के लिए। तो और अभी भी मतलब ये फिर से शुरुआत करने के लिए जो नई पीढ़ी का कलाकार है मृदु मौसम बोरा, तो वो बहुत सारा उन्होंने उसमें शिक्षित होके अभी नए पीढ़ी को भी उनका ये कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और शंकरदेव कलाक्षेत्र और आसाम स्टेट म्यूज़ियम यहाँ भी देखा जाता है, मतलब अगर किसी को देखना है अच्छे से वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारा, अगर रेक्टेंगुलर है तो उसमें हमको एज ए आर्टिस्ट हम फील करते हैं जगह थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है वहाँ। और बहुत सारा उसमें जैसे आर्किटेक्चरल अगर हम देखेंगे उसका ज़्यादा प्रयोग देखा गया है। और यहाँ अगर खत्रिया कोयली में हम देखेंगे तो हम जो परफॉर्मेंस करते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारा प्रतीक का प्रयोग होता है। और रेड एंड येलो, ये दोनों कलर बहुत ये है। हम फिर से रंगों पर बात करेंगे अदिति। हम थोड़ा अंशु सारडा से भी जानना चाहते हैं कि राजस्थान की जो अपनी एक परंपरागत और समृद्ध चित्रकारी शैली है, तो आप उस पर अपनी बात रखिए। धन्यवाद सर। राजस्थान वैसे भी एक रंग बिरंगा प्रदेश है जी। तो राजस्थान की लोक संस्कृति भी उसी तरह की है, उसकी लोक कला, लोक चित्रकला भी उसी तरह की है जी। वो बहुत सारे रंगों को अपने अंदर आत्मसात किए हुए हैं। और राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसको, जैसे राजस्थान खुद एक बहुत बड़ा प्रदेश है और उसका भौगोलिक जो वातावरण है वो उसके आधार पर उसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। और उसी आधार पर ही उसकी जो चित्रकला है, उसको भी चित्रकला शैली है, उसको भी आनंद स्वामी ने, मतलब पहली बार आनंद स्वामी ने उसको अलग अलग 4 भागों में बांटा उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो एक उन्होंने मेवाड़ शैली, नंबर 2 मारवाड़ शैली,
तीसरे नंबर पर उन्होंने ढूंढाड़ शैली और एक हड़ौती शैली, इस तरह से उन्होंने भौगोलिक आधार पर उन्होंने उसे 4 भागों में बांटा। और इन शैलियों के अंदर में अनेकों उपशैलियाँ हैं जी। सब जगह की अपनी अपनी शैली है। तो मेवाड़ की जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम मेवाड़ को ही लेते हैं। तो मेवाड़ के लिए हम सभी जानते हैं कि वीरों की भूमि रहा है, राणाओं महाराणाओं की भूमि रही है। तो मेवाड़ में उदयपुर है, नाथद्वारा है, ये सब जो क्षेत्र हैं उन्हें उसमें लिया गया है। तो उदयपुर और चावड़ को विशेषकर उसमें लिया गया, देवगढ़ को लिया गया है। तो उनमें क्या है कि राणाओं के चित्र बेसिकली जो बनाए गए हैं उस समय, तो उसमें राणाओं के चित्रों को प्रमुखता दी गई, आदमकद उनके चित्रों को प्रमुखता दी गई। और उसमें लाल और हरे रंग का विशेषकर प्रयोग किया गया। मेवाड़ शैली में चूँकि राणाओं के चित्र थे, तो एक जानी हुई बात है कि उनसे संबंधित, युद्ध से संबंधित चित्र होंगे उसमें। वो घोड़े पर सवार, हाँ, घोड़े पर सवार, हाथ में भाला, तो इस तरह के चित्रों का ज़्यादा उसमें उकेरे गए हैं। यहाँ तक कि उनका 3D इफेक्ट भी दिया गया। मतलब उस समय की कला उस समय भी इतनी समृद्ध थी कि उनको 3D इफेक्ट दे के भी उन्हें बनाया गया। तो मेवाड़ शैली में विशेषकर इस तरह के चित्र आते हैं। हम मेवाड़ शैली में ही अगर नाथद्वारा शैली जो उसकी उपशैली है उसकी बात करते हैं, तो नाथद्वारा जो शैली है उसमें विशेषकर बल्लभ संप्रदाय का वहाँ पे प्रभाव है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो पर्दा या दीवार जो होती थी, उस पर जो कपड़ा लगाया जाता था, कपड़ा जो था उसके ऊपर में उन्हीं की लीलाओं से संबंधित जो चित्र उकेरे जाते थे। तो ये नाथद्वारा शैली की विशेषता रही है। तो उसमें इस तरह के चित्र उकेरे जाते हैं जो लीलाओं से संबंधित, कृष्ण लीला से संबंधित चित्र रहे हैं। और उसके बाद में जब हम मारवाड़ पर आते हैं, दूसरे एक और भाग पर आते हैं, मारवाड़ पर जब हम आते हैं, तो मारवाड़ में उन्होंने बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जो ये बड़े बड़े भाग थे, बड़े बड़े भूभाग हैं, उन सभी को उन्होंने उसमें लिया। और बीकानेर के लिए हम सभी, किशनगढ़ उन्होंने उसमें लिया। तो उन्होंने बीकानेर के लिए जैसे हम बात करते हैं, तो बीकानेर विशेषकर ऊँटों के लिए जाना जाता है, अपने विशेष ऊँटों के लिए। तो जो ऊँटों की जो खाल पर जो कला होती थी उसे उस्ता कला कहा जाता था। तो बीकानेर अपने उस तरह की कला के लिए प्रसिद्ध रहा। और जैसलमेर है, और ये आपके जोधपुर का क्षेत्र है, ये सब भी अपनी अपनी विशेष कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहे। जो जोधपुर में जैसे जो पेंटिंग्स बनाई गई वो 12 मासा है, या ये आपके ढोला मारू से संबंधित पेंटिंग्स हैं, और राग रागनियों से संबंधित पेंटिंग्स हैं, वो सभी बनाई गई उसमें। तो 12 मासा में जैसे अब उन्होंने बनाया कि नायक नायिका का जो विरह और मिलन का जो श्रृंगार रस से संबंधित उसमें पेंटिंग्स थी, तो वो पूरे एक साल के 12 महीने में उसमें प्रकृति में किस तरह के बदलाव आते रहे हैं उससे संबंधित उसमें 12 मासा में पेंटिंग्स बनाई गई। ये एक तरह की लघु चित्रकला शैली थी जिसमें मतलब अनेकों चित्रकलाओं, अनेकों चित्रों को एक कला के एक श्रृंखला के रूप में उन्होंने लिया उसको, और उसमें 12 मासा में इस तरह की शैली, इस तरह की चित्रों का उन्होंने एक निर्माण किया। और जब हम इसकी बात करते हैं ढोला मारू की, या हम तो उसमें प्रेम कहानियाँ उनके राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू से संबंधित जो भी चित्रकला थी वो उसमें ली गई। और उसमें राजा महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा भी थी। इस तरह के चित्रों को उसमें विशेषकर बनाया गया। इसके साथ साथ में वहाँ पे भागवत जो थी, या जो हमारे उस समय के ग्रंथ थे, रामायण भी था, सभी और भी जो थे, उनसे संबंधित चित्रों की भी उसमें रचना की गई। ये मारवाड़ शैली में चल रहा था। और उसमें जैसलमेर है, और ये किशनगढ़ है। तो किशनगढ़ में भी, किशनगढ़ की जो एक प्रसिद्ध कलाकृति जिसका नाम है 12 मास बनी ठड़ी, तो किशनगढ़ की जो ये बनी ठड़ी पेंटिंग्स हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण का ही रूप में बनाया गया। और उनके जो भक्त थे रास बिहारी, उनको एक भक्तिन के रूप में उन्होंने दर्शाया। और उसमें पारदर्शी जो ओढ़ना था उस तरह से उनको बनाया गया, बनी ठड़ी रूप में बनाया गया। कहा जाता है लोगों ने मतलब बाहर के लोगों ने या यूरोपीय लोगों ने उसे भारत की मोनालिसा के रूप में उसे कहा गया। एक चीज और जानना चाहे, आपने बहुत अच्छी बात की कि वो महाभारत कालीन या जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव जिस तरह से
राजस्थान की पेंटिंग्स पर दिखता है और बहुत ही गहरा प्रभाव दिखता है। मीराबाई के विभिन्न स्वरूपों को जिस ढंग से उसमें दिखाया गया है, और अदिति इस तरह का प्रभाव तो असम की पेंटिंग्स में भी है। हाँ। और जो आपने सत्र की बात हाँ की, हाँ हाँ, जैसे श्री कृष्ण के लीला को लेके ही किया था बहुत जी। सारा काम। जैसे पहले जो बोला था मैंने सिंह यात्रा के बारे में, तो शंकरदेव खुद उन्होंने ही पेंट किया था, और जिसका कोई अभी ये नामो निशान भी नहीं रहा। और बाद में कृष्ण भागवत जो, हाँ हाँ, चित्र भागवत जो है, आनंद लहरी, ये सब जो है। और फिर बाद में अगर हम देखेंगे जो मुगल का बॉर्डर का जो ये अलंकृत करने का जो स्टाइल है, वो आसाम का मिनिएचर पेंटिंग में भी वो आया, और उसका ये नाम हो गया लौटा कोटा पुठी। अच्छा, हाँ, लौटा कोटा पुठी। तो वो एक अलग आर्टिस्ट वो करते थे उसको लेके। और फिर ये क्या हुआ बाद में, जब ये ब्रिटिश जब आए जी, ब्रिटिश आने के बाद वहाँ तो जयपुर में या राजस्थान में वो सरसा वो जारी रहा। हाँ। लेकिन यहाँ बहुत लोगों ने, बहुत आर्टिस्टों ने काम करना बंद किया, और सब लोग जो नया जो स्कूल है, जो वेस्टर्न जो आर्ट कॉलेज जो आए, और उसका जो शिक्षा है उससे शिक्षित होके सब लोग अपना काम करने के लिए ज़्यादा इच्छा दिखाया। मतलब वो जो ट्रेडिशन हाँ, थी हाँ, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई, क्योंकि उसको पैटर्न वो नहीं मिल रहा था, संरक्षण नहीं मिला इसीलिए। और फिर उसी समय 1930 के आसपास जी 4 आर्टिस्ट, मुक्ता बोडोलोई, प्रताप बरुआ, जगत सिंह कौसारी, इन लोगों ने बाहर जाके, कोलकाता में जाके आर्ट एडुकेशन करके यहाँ आए। और उसी के कुछ दिन बाद ज्योति प्रसाद अग्रवाला, हम बोल सकते हैं, जयमती का भी निर्माण किया था। और फिर विष्णु राभा और लंबोदर हाजोरिका, इन लोगों ने वो स्वशिक्षित थे, बहुत काम किया। और उनका भी अगर हम कलागुरु विष्णु राभा का भी हम काम देखेंगे, जो महापुरुष माधवदेव और शंकरदेव का प्रतिकृति पहला उन्होंने ही बनाया था, तो वो स्टाइल जो है उसमें लेकिन पुठी चित्र का प्रभाव नहीं दिखता है। उसमें जो न्यू, जो वेस्टर्न, जो रियलिज्म है, यथार्थवाद, उसका प्रभाव दिखता है। और फिर धीरे धीरे स्वाधीनता के बाद में और बहुत सारे आर्टिस्ट बड़ौदा गए, कोलकाता गए, और यहाँ आने के बाद जैसे नीलपवन बरुआ, उन्होंने आसाम फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी 71 में उन्होंने शुरू किया। और 1947 में जीवेश्वर बरुआ वो आर्ट कॉलेज शुरू किया था, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज 1947, जिसको बाद में सुभा ब्रह्मा ने उसको संभाला। हाँ, बाद में फिर कंदर्प शर्मा, हेमंत मिश्र, तरुण द्वारा, प्रसेनजीत द्वारा, फिर पुलक गोगोई, गौरी बर्मन, ऐसे नौनी बरपुजारी, दिलीप तामुली, अजीत, बहुत सारा आर्टिस्ट वो नए एक जो कंटेम्पोररी आर्ट है उनको एक नया मोड़ लाया। जैसे गुवाहाटी आर्टिस्ट गिल्ड बेनू मिश्रा ने स्थापन किया जी। और उसके बाद जो नए पीढ़ी का आर्टिस्ट है, जिन लोगों ने खाली पेंटिंग ही नहीं, स्कल्पचर, पेंटिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया और सब मीडियम में उन लोगों ने काम करना शुरू किया। और दिल्ली और फिर देशों में और विदेशों में भी उन लोगों का प्रदर्शनी होने लगे। और फिर मौसमी कंदली, फिर मेघाली गोस्वामी, ये लोग जो उन लोगों ने कला क्रिटिसिज्म का समालोचक के लिए उन लोगों ने बड़ौदा में फिर म्यूजियम में जाके उन लोगों ने शिक्षित हुई। और फिर आसाम का जो ये है राइटिंग, जो हिस्ट्री है, उन लोगों ने बहुत सारा नया जो आयाम उन्होंने जोड़ा। एक चीज और जानना चाहूँगा कि जैसे असम में ये जो ट्रेडिशनल एक आर्ट वर्क था वो ब्रेक हुआ,
क्या राजस्थान में वो चीजें अभी भी वो हाँ, फॉर्म वो हाँ, स्कूल हाँ, अभी भी है। वहाँ क्या हुआ 70 और 80 के दशक में जी। जो कॉन्टेम्पररी, क्योंकि कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट को भी एक ये होता है कि उसमें स्वतंत्रता होते हैं। आप जो एक हाँ। स्कूल में जब आप काम करते हो उसका एक नियम होता है, रूल्स होता है, उससे आगे आप अपना बात नहीं कह सकते हो। तो एक जो स्कूल है वो स्कूल आपको एक जगह आपको बंद करते हैं, लेकिन जो कॉन्टेम्पररी आर्ट है उससे वो उसको रिजेक्ट करते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। तो ऐसे विद्यासागर उपाध्याय और 3-4 आर्टिस्टों ने और कला शिक्षकों ने जयपुर राजस्थान में उन लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया, और उसका फलस्वरूप बहुत सारे नए आर्टिस्ट उन लोगों ने कॉन्टेम्पररी में अपना काम दिखाना शुरू किया। और सब जगह में उन लोगों का अभी मतलब कॉन्टेम्पररी में भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है, मैं 2-3 बार वहाँ गई हूँ और वहाँ का आर्टिस्ट को भी आसाम बुलाया है। अच्छा, हम लोगों ने राजस्थान के लोग, राजस्थान का जो कैलीग्राफिक आर्टिस्ट जी मैं बोलना चाहूँगी, जो आर्टिस्ट भी है और बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं, किरण सोनी गुप्ता मैडम जी। हाँ, उन्होंने बेट कला संगम करके एक बहुत अच्छा एक उन्होंने आर्ट वर्कशॉप रखा था जी। फिर वहाँ उन लोगों ने क्या किया था, कैलीग्राफिक आर्टिस्ट को वहाँ बुलाया था और पेंटिंग के साथ बेट के ऊपर बहुत सारा ये सेमिनार रखा था, और फिर हम लोग पेंटिंग बनाया था उसे। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट से मैं गई थी वहाँ एज ए पार्टिसिपेंट। तो फिर मुझे वो हरिशंकर बालोतिया जी मिले और इतना अच्छा वो काम करते थे, तो हम लोगों ने बुलाया और यहाँ आसाम का जो कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट है हम लोग एक साथ एक वर्कशॉप किया। ये बड़ी अच्छी जानकारी है कि असम के आर्टिस्ट राजस्थान जाते रहे हैं और राजस्थान के आर्टिस्ट असम आते रहे हैं। और कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि राजस्थान के पेंटिंग को लेकर जो आपकी इतनी जानकारी है, तो उसमें इस तरह के इंटरेक्शन का एक अपना अलग महत्व है। अंशु सारडा जी, आप क्या क्या समानता देखती हैं राजस्थान की पेंटिंग में और असम की पेंटिंग में? राजस्थान की पेंटिंग्स में भक्ति काल में जो उन्होंने वहाँ पर क्या था, पौराणिक कथाओं का चित्रण हो रहा था, और राजा महाराजाओं का चित्रण तो करते ही थे वो लोग, और उसके साथ साथ में वहाँ पे कृष्ण गाथा है या राम गाथा है, इस तरह की जो भी और लोक कथाएं हैं उनका भी वहाँ पे चित्रण हो रहा था। कपड़े पर भी काम होता था और इसके साथ में भित्ति चित्र भी बनाए जा रहे थे। वैसे ही असम में भी था, ये भक्ति से संबंधित जो चित्रकला थी, जो भी यहाँ पर जो भक्ति से संबंधित मतलब चित्रकला थी वो भी चल रही थी, वो भी बनाया जा रहा था। एक समानता है। दूसरा एक बड़ी समानता जो मुझे लगता है कि असम में भी हिरण होते हैं और राजस्थान में भी हिरण होते हैं। पशु पक्षियों का चित्रण हो रहा था पेंटिंग्स में हिरण, भले ही उनके आंखों का या उनका रंग बदल गया हो, लेकिन हिरण राजस्थान की पेंटिंग में भी है और असम की पेंटिंग में भी है। और आज हम लोगों ने इतने कम समय में भी लगता है हमें कि राजस्थान और असम की पेंटिंग पर जिस ढंग से चर्चा की, क्या क्या समानता है, विविधता भी है और समानता है, यही है एक भारत और श्रेष्ठ भारत, और यही भारत की विविधता की ताकत है, यही भारत की एकता है कि अलग अलग प्रांतों की भी चीज़ों में एक समानता देखी जाती है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए अदिति चक्रवर्ती आपका और अंशु सारडा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज का यह प्रोग्राम पसंद आएगा।